Good evening, viewers. Welcome to my channel, Centuries Untold. Viewers, हम पार्ट 10 के ऊपर ही हैं. ये पार्ट 2 है पार्ट 10 का. पार्ट 1 में हमने ख़त्म किया था जब अकबर जो बादशाह है वो हिमू बुखार को फेस कर रहा है पानीपत की दूसरी जंग में. ठीक है, तो हम पार्ट 2 वैसे शुरू करते हैं जहाँ पे हमने पार्ट 1 छोड़ा था, यानी कि पानीपत की दूसरी जंग. ओके, सो व्यूअर्स, होता क्या है अब कि अकबर फेस कर रहा है हिमू को और पानीपत की दूसरी जंग में अलोंग विद जो हिमू को जो इत्तेहादी थे इस वक्त, बाकी कुछ हिंदू राजा और अफगानी पश्तून. ओके, तो पानीपत की जो दूसरी जंग होती है ये भी एक मशहूर फैसला कुन जंग थी, पानीपत की पहली जंग की तरह. कैसे कि अकबर की फौज और हिमू की फौज पानीपत के मैदान में आपस में टकराती है. ओके, लेकिन इस जंग से पहले 2 या 3 दिन पहले हिमू बुखार जो है ना, एक 10,000 अफगानी पश्तून जो सोल्जर थे उनको भेजता है तोप खाने के साथ अकबर का जो होता है ना, जो फ्रंट, उस पर हमला करने के लिए, जो हरावल दस्ता होता है उस पर. लेकिन उन अफगानी पश्तून जो दस्ता गया लड़ने जाता है अकबर के साथ, फिर फौज के साथ, उसको शिकस्त होती है. वो जो साथ तोप खाना साथ ले गए थे, चंद तोपें, वो भी अकबर के हाथ लग जाती है. तो वो अफगानियों को शिकस्त होती है. ये पानीपत से 3 दिन पहले की छोटी सी झड़प होती है. ओके, तो इस तरह पानीपत के जो उस दिन जिस दिन जंग होनी है, ये हिमू जो था ये अपनी 1.5 से 2 लाख फौज के साथ आगे बढ़ता है जंग करने के लिए. अब अकबर जो है अभी भी 13 साल का है. तो असल जंग ये जो प्लानिंग कर रहा है, स्ट्रेटेजी इख्तियार जिसने की है, वो कौन है? वो है बैरम खान. तो बैरम खान ही इस जंग को बेसिकली डिक्टेट कर रहा था प्लानिंग के साथ. अकबर एक पहाड़ी की चोटी पे खड़ा होकर उस जंग को खाली देख रहा था बस, कि उस जंग ने उसकी अपनी जो किस्मत का फैसला करना है और मोल खानदान का भी फैसला करना है कि क्या बनेगा. अगर हिमू बुखार जंग जीत सकता है दैट मीन कि मोलों को यहां से निकलना पड़ेगा वापस, जिस तरह हुमायूं के साथ हुआ था. ठीक है, तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट जंग थी. और अगर ये हिमू बुखार जीत जाता है, मिसाल के तौर पे जंग अगर जीत जाता, इफ राइट, तो सदियों बाद, आफ्टर मैनी सेंचुरीज, एक हिंदू गवर्नमेंट, एक हिंदू राज कह लें आप, या एक हिंदू शाही खानदान की हुकूमत दिल्ली में वापस आ जाती. ओके, ये मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ. क्या वो अच्छा होता या क्या वो बुरा होता, क्या वो बहस नहीं है, वो पॉइंट नहीं है. पॉइंट ये है कि एक हिस्टोरिकली चेंज आती अगर ऐसा होता. ओके, हिमू बुखार वाज ब्रेव, बहादुर था, इसमें कोई शक नहीं. ओके, सो जंग होती है, हिमू बुखार अपनी फौज को लेके आगे बढ़ता है और काफी जोरदार जंग होती है. आप इमेजिन करें कि दोनों तरफ से काफी लड़ाई हो रही है, खून खराबा हो रहा है काफी. अभी ये जब जंग चंद घंटे चल रही होती है तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी साइड विन कर रही है, कौन सी साइड को डिफीट हो रही है. लग ऐसा रहा था कि हिमू की जो फौज है ना, वो उसका अपर हैंड है. लेकिन एक बैड लक होती है वहां पे. हिमू बुखार जो था एक बड़े हाथी में बैठा होता है और ये जंग के उस शोर शराबे में, जोश में कह ले आप, इसका हाथी ना थोड़ा काफी आगे चला जाता है जंग के बिल्कुल सेंटर में. आप इमेजिन करें कि जंग हो रही है और इसका हाथी सेंटर में है, वो दुश्मन के नजदीक चला जाता है आगे. जब वो नजदीक जाता है हाथी, तो उसके हाथी पे तीरों की, उस माने जो तीर थे, वो तीर मारते हैं इसको, तो वो उसके हाथी पे, तो वो एक तीर उसको लगता है उसके आंख के पास यहाँ पे. तो वो जब तीर लगता है इधर आके, तो वो उसको जाहिर बात है वो जख्म से वो उसी हाथी को ऐसे गिर जाता है. जब वो गिरता है तो वो जो उसका हाथी का जो होता है चलाने वाला बंदा, वो घबरा के शोर डाल देता है कि ये मेरे हाथी पे
हीमू को तीर लग गया। जब वो ये एक आपने एक पैटर्न व्यूज देखा होगा पिछली मेरी वीडियोस के अंदर, पिछली की जो जगह हमने पढ़ी है कि एक बादशाह जो बैठा हुआ है हाथी के ऊपर या घोड़े के ऊपर, जब वो उस सीन से हट जाता है, गिर जाता है समहाउ, तो पूरी फौज पैनिक हो जाती है। क्यों पैनिक होती है? कि उनको समझ नहीं आते कि आप जंग कौन लीड करेगा, क्या करेगा, तो वो समझते हैं भाग जाए वापस। तो वो यही हुआ हीमू के साथ भी। जैसे ही वो हाथी से वो तीर लगता है उसको यहाँ भी आगे, तो वो नीचे गिरता है तो लोगों को नजर नहीं आता तो ऊपर बैठा हुआ, जिसकी वजह से उसकी फौज पैनिक होती है। एक पैनिक फैल जाता है कि जी हीमू मारा गया। तो उसकी फौज के अंदर पैनिक होता है, तो उस पैनिक का फायदा उठा के बैरम खां फुल अटैक करता है, दोबारा प्रेशर डालता है। जब वो प्रेशर बढ़ता है तो वो टोटली तौर पे जो थी ना हीमू की फौज को डिफीट हो जाती है, उसकी जो बाकी फौज भी भाग जाती है। अब हीमू जो है हिमसेल्फ इज नॉट डेड, उसकी अभी डेथ नहीं होती, वो काफ़ी जख्मी होता है, उसको खून जारी बात तीर लगा हुआ है उसको, तो उसकी हालत ख़राब थी बेचारे की। तो उसको लेके अकबर के सामने वो पेश करते हैं, वो गिरफ्तार हो जाता है, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो उसको लेके अकबर के सामने पेश करते हैं, जो कि 12 साल का लड़का है। ओके, तो बैरम खां उसको कहता है कि हमें फतह हुई है, तो अब ये एक खतरनाक दुश्मन है, एनिमी। बैरम खान कहता है अकबर को, तो हीमू को कत्ल कर दे इमीडिएट। अकबर जो था वो थोड़ा सा हेसिटेट था, बीइंग बॉय 13-14 साल का, उसने कभी इतना खून खराबा जंग देखी नहीं थी, तो वो थोड़ा सा हेसिटेट था, ये मैं इसको कैसे मारूं मैं अपने हाथ से। तो बैरम खान कहता है ठीक है, अगर आप नहीं मार सकते इसको तलवार लेके तो मैं मार देता हूं उसको। तो अभी अकबर कुछ सोच रहा होता है जो कुछ कहने के लिए कि ना करो, तो बैरम खान तलवार लेके उसको मार देता है, उसका सर कट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह पानीपत की सेकंड जंग में अकबर या मुगल फौज को फतह होती है। ओके, जिस तरह पानीपत की पहली जंग में बाबर को फतह होती है, इसके दादा को, इस तरह अकबर को दूसरी पानीपत की जंग में फतह होती है। और हीमू बुखार जैसा डेंजरस खतरनाक एनिमी का सफाया हो जाता है। और तो जब हीमू को जब वो कत्ल उसी जंग में मैदान में जब कत्ल करते हैं, तो उसका सर कलम करके काबुल भेज देते हैं और उसकी बॉडी वापस दिल्ली भेज देते हैं। और सिर्फ कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही इनको पता चलता है कि इस जो होता है, बैरम खां ऑर्डर करता है दिल्ली में कि हीमू की जो फैमिली थी वो उसी बंगाल की साइड पे गई थी, तो उनके पीछे जाओ, उनको भी गिरफ्तार करो। तो स्टोरी ये है कि वो एक फौजी जो एक छोटी सी फौज होती है, वो जाती है बैरम खान का हीमू के उस शहर में, उसके घर, उसको उसकी फैमिली को गिरफ्तार पकड़ने के लिए। तो इस हीमू की जो बीवी होती है, वो बच्चा होता है, उनको मौके पे तलाक मिल जाती है, तो वो भाग जाते हैं शहर से। लेकिन हीमू बकार का जो बूढ़ा बाप था वो वो पकड़ा जाता है। ओके, और उसको वो मुगल सरदार कहते हैं जी कि तुम या तो मुसलमान हो जाओ, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो कहता है ठीक है मैं मार दूँ, तो उसको मार देते हैं। तो ये एक ज्यादती है, ये गलत बात है। लेकिन ये हम ये बात कर रहे हैं 2025 में, 21st सेंचुरी में ये बात कर रहे हैं इस तरह की। उस जमाने में, उस सदियों पहले या उस जमाने में ये एक नॉर्मल तरीकाकार था। गलत था, लेकिन दैट्स एक तरीकाकार था उस जमाने में। ओके, सो इस तरह हीमू बुखार का भी फायदा देता है, सूरी खानदान भी खत्म हो जाता है। तो अकबर अब काइंड ऑफ फील कर रहा है सिक्योर अपने आप को। ओके, तो जब ये अपने को सिक्योर फील करता है थोड़ा सा, तो फिर ये अपनी जिसे कहते हैं ना, अब जो इलाके इसके पास थे उनको सिक्योर करना शुरू कर देता है ये। तो वहां से इसकी थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होती है, और वहां से इसकी नजर आती है कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल इसकी जो अच्छी थी। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अकबर जो है चंद साल गुजर गए हैं, अकबर आप एक यंग आदमी है। ओके, अब अकबर के लिए एक और चैलेंज है। अब जो अब पश्तून अफगानी थे उनका भी चैलेंज खत्म हो गया तकरीबन।
लेकिन वो अभी भी तंग कर रहे थे पेशावर और सैन पे, तो अकबर को बार बार भेजना पड़ता था उनको खिलाफ फौज, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल सूरत हाल थी। अब अकबर के लिए एक और चैलेंज था, वो चैलेंज था राजपूताना की तरफ से, तो राजपूतों की तरफ से, हिंदू राजपूतों की तरफ से। अब ये लोग व्यूअर्स, आपको पता है जैसे हमने पिछली कई वीडियो में देखा है कि ये लोग भी बड़े बहादुर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जंग के माहिर हैं, जंग से नहीं डरते इंडिविजुअल तौर पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये कनेक्ट होकर जंग करने आते थे तो उसमें इनको डिफीट हो जाती थी, क्योंकि ये अच्छी प्लानिंग नहीं कर सकते थे, आपस में लड़ते थे, इंडिविजुअल तौर पर बहादुर थे। तो यही सूरत-ए-हाल अब अकबर ने अब जाना था गुजरात की तरफ फतह करने के लिए। व्यूअर्स, ये जो मैप है इसमें आपको नजर आएगा गुजरात समुद्र के ऊपर है और रास्ते में ये पूरा राजपूताना है और आगरा दिल्ली उधर है। तो अब अकबर चाह रहा था कि आपने एक्सपेंड करना एम्पायर को, जो कि हर बादशाह करता है, हर किंग करता है। तो लेकिन अब उसके लिए एक चैलेंज था राजपूत, तो उनके साथ कैसे डील किया जाए। अब अकबर जो था ना, बुनियादी तौर पे बेसिकली ये जंग उनके साथ अवॉइड करना चाहता था, राजपूतों के साथ, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से उसने कंसोलिडेट की थी अपनी सल्तनत हिमू बकाल के खिलाफ, पश्तून अफानियों के खिलाफ, जो सूरी थी फैमिली बाकी उनके साथ। तो अभी वो एक इतना बड़ा महाज दोबारा नहीं खोलना चाहता था राजपूतों के साथ। ओके, तो उसने फिर कैसे हैंडल किया राजपूतों को। तो अकबर की राजपूत पॉलिसी क्या थी बेसिकली? वो पॉलिसी थी कंसोलिडेशन की, मिलजुल के बैठ के बातचीत करने की, टेबल पे आके बातचीत करने की। ओके, उनको ऑफर करने की कुछ चीजें, इंसेंटिव देने की। और उन्हीं इंसेंटिव में ये भी चीज थी कि मैट्रिमोनियल रिश्तेदारी करनी उनके साथ, शादी ब्याह करने। ओके, तो पहले अकबर ने जितनी भी बड़ी बड़ी राजपूत जो स्टेट्स थी उस वक्त, चित्तौड़ की, मेवात की, अंबर की, ये सारी जो बड़ी बड़ी स्टेट्स थी उस वक्त, इंडिपेंडेंट स्टेट थे, इसके राजे थे, इसने वहां पे मैसेज भिजवाए कि मैं अब, क्योंकि दिल्ली आगरा का बादशाह हूं, तो टेक्निकली जो भी दिल्ली आगरा का बादशाह होता है वही कंसिडर होता है एक एक्चुअल हिंदुस्तान का रूलर, राइट। तो मुझे आके ना आप मुझे मानो बादशाह, तो उसके बदले में आप इंटरनली तौर पे फ्री हो, जो मर्जी करो। तो अगर नहीं करो तो फिर मैं आपसे कोई और रास्ता अख्तियार करूंगा। तो ये एक काइंड ऑफ थ्रेट भी थी, धमकी भी थी एक किस्म की उनके लिए। तो कुछ जो हिंदू राजे थे राजपूतों के, जैसे अंबर था स्टेट, उन्होंने कहा भी हमें भी लड़ने का फायदा कौन नहीं इसके साथ, क्योंकि आपने देख लिया है पिछले चंद सालों में इसको जगह जगह कामयाबी हुई है, इसकी हुकूमत मजबूत हो गई है, इसकी हुकूमत के पाए मजबूत है इस वक्त। तो कुछ जो चाहते कि राजपूत थे उन्होंने कहा हम तो लड़ेंगे, हमने तुम्हारी जो है ना तुम्हें नहीं मानना आपने। तो ये सूरत हाल थी अकबर को राजपूतों के साथ। तो व्यूअर्स, जिन राजपूत राजाओं ने अकबर के साथ सुलह की, दोस्ती की, डेलीगेशन भेजे, उनमें से एक थी स्टेट अमर। ओके, और उसका जो राजा था बीरबल था, तो उसने कहा जी मैं आपके साथ सुलह करने को तैयार हूं, आपके साथ मिल बैठने को तैयार हूं। तो लेकिन उसके साथ साथ उसने ये भी प्रपोजल पेश की कि मेरी बेटी के साथ अगर आप शादी कर लें, हम आपस में रिश्तेदारी कर लें तो मुझे ज्यादा बेहतर है। ओके, तो अकबर को ये पॉलिसी सूट लगी कि चलो इस तरह हम एक रिश्तेदारी कर लेते हैं, पॉलिटिकल मैरिज कर लेते हैं, उससे ये होगा कि ये जो स्टेट है कम से कम मेरे खिलाफ नहीं जंग नहीं करेगी। तो उसने फिर अकबर ने कहा ठीक है मुझे कबूल है ये आपकी ये इस तरह की ना अरेंजमेंट। तो इस तरह अकबर ने अपने यंग एज में शादी की बीरबल की बेटी, अंबर की बेटी, जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, जो जिसका नाम था जोधा, जिसे हम जोधा बाई कहते हैं। ओके, आपने सामने सुना हुआ है। तो उसके साथ शादी की इसने, अकबर ने। ओके, तो इसी तरह एक दो स्टेट्स और थी जिन्होंने कहा जी हमने इस तरह कोई काम नहीं करना, चित्तौड़ की जैसे रियासत इस तरह की, तो हम तलवार से मुकाबला करेंगे। तो उनके खिलाफ फिर अकबर ने जंग की।
कुछ को डिफीट हुई, लेकिन अकबर ने जब उनको डिफीट किया तो उनके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया। डिफीट करने के बावजूद उसने उनसे कहा कि भाई मैं तुम लोगों के साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे कोई अपने दादा की तरह बाहर से नहीं आया, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं ही एक हिंदुस्तान का हूँ रहने वाला, ये मेरा मुल्क है। ओके, तो आप मेरे से मिल के चले, मेरे साथ हम मिल के चलते हैं। तो उसके इस तरह के अच्छे सलूक की वजह से वो जो चंद राजपूत जो राजा थे जो इसके खिलाफ जंग करने का सोच रहे थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, हम शायद इसको थोड़ा सा गलत समझे। ओके, तो इसके साथ सुलह, उन्होंने इसके साथ सुलह कर ली। तो अकबर को ना इस तरह राजपूत जो थी ना पॉलिसी उसकी बहुत कामयाब रही अकबर की। तो वही जो राजपूत जो थे जो कि जाती तौर पर बड़े बहादुर ब्रेव हैं, बजाय वो इसके साथ लड़ने के अकबर के, वो बेसिकली उसका राइट हैंड बन गए मुगलों का भी और अकबर का भी। हुआ क्या, अकबर ने उन्हीं राजपूत जो राजा थे उनके जो बेटे थे उनको अपनी फौज में बड़े बड़े लगे आर्मी चीफ बना दिया, बड़े बड़े फौजी ओहदे दिए, बड़ी बड़ी जगीरें दा की, तो रियली तो मेरे ख्याल में अगर हम मुगल पीरियड को के मुगल राजपूत पीरियड के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब मुगल राजपूत मिलकर हुकूमत कर रहे हैं बेसिकली। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अकबर, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अकबर जो था, इसने खाली जोधाबाई जो थी अंबर की जो राजकुमारी थी, शहजादी थी, प्रिंसेस थी, खाली ये एक ही बीवी नहीं थी इसकी। ओके, अकबर की टोटल 6 या 7 बीवियां थी जिसके साथ उसने बकायदा निकाह किया होता एट डिफरेंट टाइम। सारी बात है, एक वक्त में तो 5-6 नहीं कर सकता था वो, लेकिन एट डिफरेंट टाइम उसकी 5-6 शादियां थी उसके अकबर की। ओके, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया है कि अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक शौक था बड़ा, उसको ना नॉलेज हासिल करने का बड़ा शौक था। तो अकबर ने क्या किया कि अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करता था, जब उसकी सल्तनत, उसकी जब हुकूमत, उसकी जब राजनीति जब स्ट्रॉन्ग हो गई, तो उसने फिर एक हर शाम को वो एक काइंड ऑफ गैदरिंग करता था जिसमें सारे इंटेलेक्चुअल लोग बैठते थे आके, मुसलमान भी, हिंदू भी, सारे। तो उसमें ना एक एजुकेशनल इंटेलेक्चुअल बैसे होती थी, तो ये खुद बैठ कर खामोशी से सुनना होता था, तो इस तरह नॉलेज उसको मिलता था। इसने अपनी कमी पूरी की अकबर ने। तो जो जो टाइम गुजरता गया, अकबर जो जो मैच्योर होता गया, तो इसके अंदर कई नई नई आइडियाज इसके दिमाग में आने शुरू हो गए। ओके, सो आई एम गोइंग टू टॉक, थोड़ी सी मैं बात करूंगा इसके ऊपर। एक तो ये कि मैंने बताया कि जोधाबाई उसकी एक ही बीवी नहीं थी, उसकी बीवियां और भी थी, और उन बीवियों से भी उसकी बच्चे थे, बेटे थे। और आपने वो जो एक मशहूर किस्सा सुना हुआ है कि अकबर की कोई औलाद नहीं होती थी, तो वो हज़रत सलीम चिश्ती के मज़ार पे गया, मज़ार पे नहीं गया, उनसे, उस वक्त जिंदा थे वो, उनसे मिलने गया। जोधाबाई साथ थी उसके, पैदल गए चल के। तो वहाँ उन्होंने दुआ की, तो उसकी दुआ की बरकत से वो हुआ, जोधाबाई का बच्चा हुआ, जिसका जो कि आगे चल के सलीम के नाम से मशहूर हुआ, जो कि जंगीर जिसे कहते हैं, राइट। तो उसके बाद अकबर ने 2 शादियां और भी की थी, उसको पॉलिटिकल मैरिजेस कह ले, जो भी कह ले, लेकिन उनसे भी औलाद हुई। तो उसमें भी अकबर के एक बेटे का नाम था दानियाल, एक का नाम था मुराद। तो अकबर की इस तरह 2-3 बेटे और भी थे, खाली सलीम और जंगीर नहीं था खाली बेटा उसका। ओके, 2 बेटियां भी बहुत हुई अकबर की। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सलीम या जंगीर वाज ओनली उसका बेटा नहीं था, बाकी भी उसकी औलाद थी डिफरेंट बीवियों से, लेकिन जोधाबाई से वो सलीम ही था, जंगीर। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि अकबर जो मिडिल एज में गया, मैच्योर होता गया, तो इसके दिमाग में और कई बातें आनी शुरू हो गई। इसने कहा कि मैं अपने महल में ना मैं चाहता हूं कि हर फील्ड के अंदर एक, मैं जिसे कहते हैं ना टॉप लेवल का बंदा, वो रखूं अपने साथ।
तो जिससे आपने सुना होगा, क्योंकि हिंदू भारत के अंदर पहले ज़माने में जो अकबर, आपने कुछ मूवीज़ भी देखी होंगी जिसमें वो तानसेन भी आपको नज़र आएगा, वो अबुल फजल भी नज़र आएगा, वो जो बीरबल नज़र आएंगे आपको, इस तरह के नाम नज़र आएंगे आपको। तो इसने हर फील्ड का, इकॉनमी का, ट्रेजरी का, मौसीकी के अंदर, वो जो होते हैं तरीख के अंदर, इसने वो जो थे टॉप बंदे वो इसने अपने गिर्द इकट्ठे कर लिए। वो टोटल थे 9, जिससे हम कहते हैं 9 रतन। रतन का मतलब क्या है? रतन है हिंदी का लफ्ज़, रतन का मतलब है हीरा, हीरे। सो 9 रतन में 9 हीरे। अकबर इनको अपने हीरे कहता था। और अकबर का जो महल था उसका जो एक दरबार का एक खास हिस्सा था, कमरा था बहुत बड़ा, हॉल टाइप जिसे कहते हैं, उसके अंदर उसने ना इन 9 के 9 बंदों के ना बड़े बड़े जो नहीं होते तख्त, बड़ी कुर्सियां बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची रखवाई हुई थी दोनों तरफ, अपने दोनों तरफ। वो खुद बैठा था सेंटर में तख्त पे अपने, और दाएं बाएं वो सारे इसके 9 बंदे बैठे होते थे। हर रोज रात को, इसका शाम को, डेली इसकी ये एक्टिविटी थी अकबर की उनके साथ। बीरबल बैठा हुआ है, तानसेन बैठा हुआ है, अबुल फजल बैठा हुआ है, राजा टोडरमल बैठा हुआ है, खाने खाना बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे जो लोग थे ना, ये इंटेलेक्चुअल थे अपने अपने एरिया में। ओके, तो जिससे अकबर को ना काफी फायदा होता था, इंटेलेक्चुअली भी, और कोई सियासी कोई गुत्थी सुलझानी हो तो ये लोग ही सारे उसके साथ थे, दाएं बाएं उसके। तो व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा वापस जाना चाहूंगा बैरम खान की तरफ। तो बैरम खान के साथ क्या होता है? व्हाट हैपेंड टू बैरम खान? ठीक है ना, बैरम खान के साथ ये होता है, उसका एंड ठीक नहीं होता बैरम खान का, जो कि अक्सर ऐसे आदमी के साथ होता है जो कि किसी नई खानदान को ऊपर लेके आता है, हेल्प करता है उसको बिल्ड करने में, स्टैब्लिश करने में हुकूमत को, लेकिन आखिर में वही हुकूमत उसके खिलाफ हो जाती है और उसी को वो हटा देती है। ये चीज़ बैरम खान के साथ भी हुआ। ओके, बैरम खान जो था वो इवेंचुअली ऐसी सूरत हाल हुई कि अकबर को लगा कि जैसे बैरम खान सारे हर चीज़ उसकी मर्जी के पूछे बगैर उसे हर चीज़ ऑर्डर कर रहा है, जो कि बादशाह को आस्ता आस्ता लगना शुरू हो जाता कि मेरी हुकूमत कोई नहीं है, सारा कुछ यही कर रहा है मेरी इजाज़त के बगैर, मेरी मर्जी के बगैर। तो जब व्यूअर्स, जब बादशाह के दिमाग में इस तरह की जब कुछ चीज़ें आती हैं, तो जो बादशाह के कोर्ट के अंदर जो लोग उस बंदे के खिलाफ होते हैं, जेलसी होती है उनको मौका मिलता है कि अब बादशाह भी सोच रहा है उसी तरह, तो क्यों ना हम इसको बंदे को अब डाउन करें इसको। तो ये किया उन्होंने। अकबर के जो बाकी जो दरबारी थे कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि अब मौका है हम बैरम खान को हटाएं रास्ते से। तो उन्होंने अकबर को और किया, और इसमें एक औरत का बहुत अहम रोल है बैरम खान के डाउनफॉल में। कौन थी औरत? माहम अंगा, माहम अंगा बेगम के नाम से। ये माहम अंगा बेगम कौन थी? ये माहम अंगा बेगम जो है ना, आप समझ लें आजकल की जुबान में उसकी फोस्टर मदर थी अकबर की। ओके, उसकी फोस्टर मदर सी रजाई मां जिसे कहते हैं, वो थी। ओके, तो इस माहम अंगा बेगम का एक बेटा था अदम खान, जो कि अकबर के साथ ही बचपन में इकट्ठे रेज हुआ था। तो वो अकबर को ना साथ बड़ा, जाहिर बात है वो समझता था कि मैं भी अकबर की तरह ही हूँ, और मैं भी अकबर के साथ ही रेज हुआ हूँ साथ साथ, तो मैं भी अकबर के बराबर ही हूँ, मैं अकबर के इस तरह उसके दिमाग में ख्याल थे उस आदम खान के। तो क्योंकि वो अकबर का एक फोस्टर ब्रदर था, तो अकबर ने उसको भी कह लें गुजरात से फिर उधर के इलाकों का गवर्नरशिप, बड़े बड़े उहदे दिए हुए थे उस आदम खान को। ओके, तो ये जो माहम अंगा बेगम थी, क्योंकि इसका महल के अंदर बड़ा कंट्रोल था, इतना ज्यादा कंट्रोल था कि जो अकबर की जो अपनी माँ थी हमीदा बानो बेगम, जो हुमायूं की वाइफ थी, उससे भी ज्यादा इसका जोर चलता था माहम अंगा का। ओके,
यही जो अकबर का जो सारा शेफ होते थे, किचन होता था, खाना, ये सारा कंट्रोल करती थी। उसके अलावा भी इसके पास बड़ी अथॉरिटी थी इस औरत के पास। और अकबर उसको अपनी माँ कहता था, जारी बात है, उसकी फोस्टर मदर थी, तो उस लिहाज से उसकी काफ़ी इज्जत थी उसकी। तो ये जो माहम अंगा बेगम है और उसका जो बेटा अदम खान है, ये पसंद नहीं कर रहे थे बैरम खान का इतना ज़्यादा अकबर के ऊपर इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे उसको हटाने के लिए, बैरम खान को। तो उनको उस वक्त मौका मिला जब अकबर को थोड़ा सा, अकबर ने 2 बार 3 बार कंप्लेन की कि मैं बैरम खान जो है मेरी इजाज़त के बगैर उसने ये काम किया है। तो उनको लगा कि अब, उनको भी लगा कि अब बैरम खान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो उन्होंने वो जो दरबार के जो बाकी उमरा थे उनके साथ कांटेक्ट किया माहम अंगा ने, और उन्होंने उनको अपने साथ मिलाया। और एक उसकी एक वजह ये भी थी कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो, इसी वीडियो में पार्ट 1 में, कि बैरम खान शिया मुसलमान था और अकबर के जो बाकी दरबार में मेजोरिटी थी वो सुन्नी थे या हिंदू उमरा थे, राइट। तो वो बैरम खान के साथ उनको एक थोड़ी सी ये भी एक मसला था, वो भी चाह रहे थे इसको हटाना। तो उन्होंने मिल के इतना कर दिया अकबर को कि अकबर ने बैरम खान से कहा कि आप काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, हालांकि वो 62 थे उसकी उम्र, तो आप अब ऐसा करें, आप ये जो राजनीति है हुकूमत छोड़ दें मेरे पे, मैं अब मचोर हूँ, मैं अब हुकूमत चला सकता हूँ। तो अब आप रिटायर हो जाए बेसिकली, और मैं आपको अपने शाही खर्चे पे आप जाएं किधर, मक्का हज करने, कुछ अर्सा मक्का में रह के आए, मदीना में रह के आए, तो फिर आप वापस आके जहाँ भी आपने रहना होगा रिटायरमेंट की लाइफ गुजारें। तो बैरम खान को समझ लग गई कि ये जब मक्का जाने का मकसद ये है भेजना था कि यहाँ से दूर मुझे, यानी कि मेरी अब जरूरत नहीं है इनको बेसिकली। तो बैरम खान ये तो नहीं कह सकता कि मैंने नहीं जाना, उसने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। तो शॉर्ट ये है कि जब ये बैरम खान निकला वहाँ से, तो गुजरात के पास जब ये चंद सौ, अकेला तो नहीं जा रहा था, सब मक्का चंद सौ लोग उसके साथ थे, वहाँ पे थोड़ी सी झड़प होती है, जो कि माहम अंगा बेगम और उसका बेटा अदम खान और कुछ जो दरबारी थे जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की हुई थी, जिनको पता था ये जा रहा है, उन्होंने पीछे एक टोली भेजी 400 बंदों की कि इसका जो पूरा जो ग्रुप जा रहा है उस पर हमला किया जाए। तो हमला होता है, लड़ाई होती है वहाँ पे, और उसमें बैरम खान इज किल्ड, बैरम खान का मारा जाता है और एक पठान पश्तून के हाथों मारा जाता है। ओके, क्योंकि उस पश्तून ने खास तौर पे कहा था मुझे इस कंपेन में भेजें बैरम खान के खिलाफ, क्योंकि एक जंग में उस पठान पश्तून का बाप और उसका एक कोई चाचा बैरम खान की फौज के हाथों मारे गए थे। तो उसने कहा मैं बदला लेने जाऊंगा, तो मुझे साथ भेजें, मैं जाऊंगा। तो उस पश्तून और पठान ने जाके बैरम खान पे हमला किया, गुजरात स्टेट जो है इंडिया की उनमें। तो इस तरह बैरम खान का एंड हो जाता है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बैरम खान का एंड कैसे होगा, इसी माहम अंगा बेगम की वजह से। ओके, लेकिन अगर आप इस तरह की ज्यादती करेंगे, इस तरह का आप जानबूझ कर जुल्म करेंगे, तो इट कम्स बैक टू यू इवेंचुअली। वो कैसे कि इसका मैंने जिक्र किया अदम खान, वो इतना खुद सर हो गया, इतना उसके अंदर घमंड आ गया कि मैं अकबर का एक फोस्टर ब्रदर हूँ, रजाई भाई हूँ, तो मैं जो मर्जी करता फिर। तो उसने वो जो इलाके, जिस इलाके में उसको गवर्नर बनाया हुआ था अकबर ने, उसने वहाँ जाकर लोगों के साथ ज्यादती जुल्म करना शुरू कर दिया, और उसकी इतला अकबर को आ रही थी, लेकिन अकबर उसको इग्नोर कर रहा था कुछ अर्से से। फिर हुआ क्या, जिस वाक़े से एक, जैसे कहते हैं ट्रिगर क्या हुआ, ट्रिगर ये हुआ कि अकबर का जो खाने आजम, उसका जो प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त, जिसको खाने आजम कहते थे वो, या खान बाबा कहता था उसको, वो अकबर उसकी बड़ी इज्जत करता था, बुजुर्ग आदमी था वो। तो इसी अदम खान आदमी ने, जो अकबर की एज का था उस वक्त 30-35 साल का, इसने जाके बहाना डाल के ना कोई किसी बात पे, क्योंकि वो इसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि ये ना वहाँ पे लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, पैसा जो है ना, टैक्स का पैसा नहीं भेज रहा इधर गवर्नमेंट की तरफ, तो वो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की कर रहा था। तो उसने जाके उसके साथ लड़ाई की और एक तलवार निकाल के उसको मार दिया। किसको मार दिया? अकबर के वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर को। ओके, जिसको वो खान बाबा भी कहता था, जिसकी वो बड़ी इज्जत करता था। तो अदम खान अपनी तरफ से उसको मार के,
तो अपने उसी महल में जहाँ अकबर ठहरा होता है उसी महल में आके कमरे में आके बैठ जाता है आके, जैसे कुछ नहीं हुआ। जब शोर होता है तो अकबर जब सोया होता है दोपहर के वक्त, तो वो उठता कहता है क्या हुआ है? उसने कहा जी ये हुआ है। तो उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है, उसने कहा इसने अपनी हद पार कर दी है इसने। तो वो अपने सिपाही को कहता है इसको गिरफ्तार करके लाओ। ये दूसरी या दूसरी मंजिल थे ये महल की। वो उसको पकड़ के लाते हैं तो अकबर उसको देखते साथ उसको मुक्का मारता है गुस्से में कि तुमने ये क्या किया, तुमने एक शरीफ आदमी को बगैर किसी जुर्म के कत्ल कर दिया, वो भी एक बुजुर्ग आदमी को जैसे मैं खान बाबा कहता हूँ, और तुम्हें पता भी है। और इसके अलावा तुमने पिछले 2-3 साल से तुम्हारी इतनी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, लोगों के साथ तुम जुल्म कर रहे हो, और तुमने एक बड़ा जुल्म ये कर दिया और मेरे सामने मेरे ही महल के पास मेरे ही प्राइम मिनिस्टर को तुमने मार दिया, तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तो उसने उसको अपने सिपाहियों से कहा कि इसको पकड़ो आदम खान को और इसको सर के बल ऐसे करके नीचे फेंको दूसरे फ्लोर से महल के नीचे फर्श पे। तो ऐसा ही किया गया। जब उसको ऐसे उल्टा करके उसको नीचे फेंका गया फर्श पे, तो उसने कहा कि जिंदा या मर गया। उन्होंने जब नीचे देखा उसका जिंदा अभी, क्योंकि इसको वापस ऊपर लेके आओ। तो वो सिपाही उसको दोबारा ऊपर लेके आते हैं आदम खान को, और दोबारा उसको उल्टा करके ऐसे नीचे फेंकते हैं। तो इस तरह उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। राइट। तो इस तरह आदम खान, जिसको जो अकबर का रजाई भाई था, फोस्टर ब्रदर था, अपने ही जाति अपने ही हरकतों की वजह से मारा गया। जब ये इतला मिलती है उसकी माँ माहम अंगा को, जो कि अकबर की भी फोस्टर मदर है, तो उसको शॉक बड़ा आता है, जाहिर बात है, अंडरस्टूड बात है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। लेकिन वो भी इसी शौक से 40-50 दिन बाद उसकी भी डेथ हो जाती है, दोनों की। तो अब आप ये देखें, अकबर इस काइंड ऑफ ना हैज बिकम एक ऑल इन ऑल पावरफुल एम्परर, बादशाह बन गया वो। अब जब ये सब चीजें हो रही होती हैं, अब उसका जो बेटा सलीम है वो भी ग्रो कर रहा होता है, अभी 5-10 साल का है। बाय द वे सलीम जो है, जो आगे जाकर जहांगीर को लाया, उसकी पैदाइश है 1569 की। ओके। तो अब अकबर जो है ना आस्ता आस्ता आगे गुजरा है। अब जो ये आगे जा रहा है, इसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। अब क्या ख्याल आ रहे हैं कि मैं, क्योंकि इतनी मुझे कामयाबी मिल गई है, मैंने पश्तून अफगानियों को भी शिकस्त दे दी, राजपूत जो थे सरदार वो भी मेरे साथ मिल गए आके, मैंने उनके साथ शादियां कर ली अब आपस में। तो बाय द वे ये सारे, खाली अकबर ने शादी नहीं की थी राजपूत हिंदू प्रिंसेस के साथ, सलीम ने भी ये किया। जहांगीर की शादी उधर ही हुई थी, राजपूत हिंदू प्रिंसेस के घर। ओके। तो ये आज सिलसिला आगे चलता रहा। ओके। तो जो थे हीमो को भी शिकस्त होगी, तो इसने कहा कि मैं अब ऐसा करता हूँ, क्यों ना मैं, क्योंकि उसको पता था मैं एक ऐसे कंट्री के ऊपर रूल कर रहा हूँ जो कि जिसमें मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो हिंदू लोगों की है। ओके। और मैं कोई ऐसा सिलसिला करता हूँ जिसमें एक सारे मिलकर रहे, जैसे आज के ज़बान में हम कहते हैं सेकुलरिज्म, सेकुलर सिस्टम बनाता हूँ मैं। तो वो दिमाग के तहत इसने कहा जी मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ना एक कोई नया कुछ, जिसे नहीं कहते हिंदू और इस्लाम को इकट्ठा करके कुछ नया चीज़ बाहर निकालता हूँ, जिसको उसने कहा जी मैं इसको जिसका उसने इसको नाम दिया दीन इलाही। नाउ मोस्ट पाकिस्तानियों ने ये नाम सुना हुआ है कि अकबर ने दीन इलाही बनाया। राइट। दीन इलाही क्या था? बेसिकली यही था कि जिसमें जो सेंट्रल जो अथॉरिटी थी, जो फिगर थी सेंट्रल, वो थी बादशाह की अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ज़ात उसकी। बादशाह टॉप पे है, वो किसी के आगे जवाबदेह नहीं है। जैसे यूरोप में उसी ज़माने में, उसी सदियों में कहते थे ना डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, इसी तरह ये वही पैटर्न था कि मैं बादशाह हूं, मैं किसी के आगे जवाबदेह नहीं हूं। तो उसने उस दीन इलाही के चक्कर में उसने कुछ चीज़ें ऐसी ऐड कर दी जो कि डेफिनेटली जो मुसलमान थे उस ज़माने के, उसके वक़्त के, उनके लिए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं थी एट ऑल। ओके। हाँ, वो जो चीज़ें थी वो काफ़ी सारे हिंदुओं को एक उनके लिए एक्सेप्टेबल थी। मैं आपको बताता हूँ कैसे।
मसलन उसने कहा जी जो जजिया जो टैक्स होता है, एक जजिया है जो कि एक मुसलमान बादशाह जो होता है वो अपनी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पे एक टैक्स होता है वो जो लगाता है, ठीक है, उनको टैक्स देना पड़ता है वो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को। नाउ ये जो जजिया जो टैक्स है इसके मतलब काफ़ी नेगेटिव कोनोटेशन अटैच हुई हुई है बाई नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस। ओ जजिया टैक्स लगा दिया, कितना जुल्म हो गया, ओहो ये कर दिया, ये तो बड़ी ज्यादती है। इसमें नहीं है, ओके। जजिया टैक्स अगर कोई मुसलमान बादशाह लगाता था इन द पास्ट अपनी नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उसके बदले में उनको ऑफर क्या होती थी कि आप ये टैक्स दोगे, हम आपसे ये टैक्स लेंगे, ओके। सो नॉन मुस्लिम जो है, गैर मुस्लिम, वो टैक्स देंगे बादशाह को, हुकूमत को हर साल। उस टैक्स के बदले उनको फायदा क्या मिलेगा कि जो अगर कोई जंग होती है जो कि उस जमाने में बड़ी कॉमन थी, तो वो जो गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो सारी की सारी मिलिट्री एग्जम्प्ट है, ओके। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हिस्टोरियन आपको ये पार्ट नहीं बताएंगे, वो खाली ये बताएंगे ओ औरंगजेब ने, जैसे औरंगजेब ने जजिया लगा दिया टैक्स, कितना जुल्म किया उसने, राइट। लेकिन आपको डिटेल नहीं बताएंगे। डिटेल ये है कि अगर मुसलमान बादशाह कोई, अकबर नहीं कोई भी, या औरंगजेब नहीं कोई भी, अगर वो टैक्स लगाएगा, गैर मुस्लिम से टैक्स लेगा और जजिया की शक्ल में, तो उसके बदले में मिलिट्री जो सर्विस है उससे एग्जाम्प्ट है वो पॉपुलेशन। सिर्फ अगर कल को जंग होती है, शहर पे हमला होता है, तो सिर्फ जो मुसलमान जो पॉपुलेशन है वो ही ऑब्लिगेटेड होंगे जंग करने के लिए। बादशाह जो है ना, गैर मुस्लिम्स जो थे ना पॉपुलेशन, उनसे नहीं कहेगा कि भाई आओ मेरी हेल्प करो। क्यों नहीं कहेगा? इसलिए कि उसी काम के लिए उन्होंने उसको टैक्स दिया हुआ है कि हमें ना बुलाना कल को, हम तुम्हें टैक्स दे दें। हाँ, उसका एक दूसरा पार्ट क्या है, और यह है कि अगर वो जंग बादशाह कामयाब नहीं होता किसी मसले से, जब काफी नुकसान हो जाता है, तो बादशाह वो जो कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता अपनी गैर मुस्लिम पॉपुलेशन को भी, तो वो जो टैक्स दिया होता है जजिया जिसे कहते हैं, वो टैक्स वो वापस कर देता है उनको, अपनी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को। तो लो भाई ये पैसे टैक्स वापस ले लो, क्योंकि ये टैक्स इसलिए था कि हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर सके तो ये टैक्स वापस आपके पास। तो ये डिटेल्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तानी जो उनके लिए नहीं, जो गैर नॉन मुस्लिम मेरी वीडियो देखते हैं, नॉन मुस्लिम मेरे फ्रेंड्स, सारे मेरे व्यूअर्स, उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। उनको जानना चाहिए, दे नीड टू नो जजिया की डिटेल क्या है, ओके। एनीवे, अकबर ने वो जो जजिया था उसने कहा जी मुझे जरूरत नहीं है इसकी, तो उसने वो छोड़ दिया। तो जारी बात है जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो खुश हुई चीज से, तो ठीक है। एक टैक्स है ना, एक टैक्स इज ऑलवेज बर्डन, इवन के आजकल के जमाने के अंदर भी, कि जी टैक्स देना पड़ता है, इतना ज्यादा, इतना गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, राइट। हम कंप्लेन करते रहते हैं अक्सर। तो जारी बात है जब वो टैक्स छूट गया तो पॉपुलेशन खुश हो गई। इसके अलावा उसने जो नया जो दीन इलाही बनाया उसने अकबर ने, उसके अंदर उसने कहा कि जी कि जो है ना गाय, इसको गाँव को ज़बा नहीं करना, स्लाटर नहीं करना, गाय का उसने मना कर दिया। उससे भी जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो खुश हुई, जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसको त्रास था इस चीज़ के ऊपर, लेकिन हिंदू पॉपुलेशन वॉज हैप्पी। फिर उसने एक स्टेप और गया आगे, उसने कहा जी कि मेरी जितनी भी किंगडम के अंदर मोहम्मद, अहमद, ये जो खास जो दो नाम है ये उसने बैन कर दिए अकबर ने। जी हाँ, अकबर ने ये दो नाम बैन कर दिए कि ये नाम नहीं रखने, ताकि इसकी जो हिंदू पॉपुलेशन है वो खुश हो इस चीज़ से। लेकिन क्या ये करने से हिंदू पॉपुलेशन खुश हो गई? क्या उनको बहुत परवाह थी इस चीज़ की कि जी मोहम्मद नाम को रखा हुआ है या अहमद नाम को रखा? नो, जो हिंदू पॉपुलेशन थी उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी ना, उनको इस चीज़ से सरोकार था, वो तो नाम है ना, उनको क्या फर्क पड़ता है, रखो या ना रखो, ये तो आपका ज़ाती पर्सनल मामला है ना कि आपने क्या नाम रखा हुआ है। किसी मुसलमान को किसी हिंदू के राम या लक्ष्मण नाम रखने में एतराज होता है? नो, कोई एतराज नहीं, नाम है, ओके। तो लेकिन अकबर ने अपने
दिमाग के तहत ये सोचा इस तरह की चीज़ें। तो ये इस तरह की हरकतें की उसने, जिसकी वजह से जो इसका नेचुरल जो रिजल्ट था वो ये था कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो अकबर से नाराज हो गई। और इसका सबसे बड़ा जो उसने किया चीज़ वो ये थी, उसने कहा जी कि जब भी आप बादशाह के सामने दरबार में आएंगे, पेश होंगे, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी हो, तो वो आके सीधा बादशाह के ना फर्श पे उसको गंजेगा, लेकिन ऐसे लेकिन सजदा करने के लिए, जैसे आप सजदा करते हैं किसी को, पर उनको फर्श पे अपना नाक ज़मीन पर रख के तो बादशाह के सामने जब लोग जाते थे उस जमाने में, अकबर के सामने नहीं, किसी भी बादशाह के, तो जैसे थोड़ा सा इख्तराम के तहत एज ए रिस्पेक्ट एक बादशाह के सामने आप थोड़ा सा बंदा ऐसे करता है, राइट, थोड़ा सा बेंड करता है ऐसे बादशाह के। लेकिन ये नहीं कि आप फर्श पे गिरिए सजदे की शक्ल में, और जब तक बादशाह नहीं कहेगा आप सिर्फ नीचे लगे, नहीं। ये चीज़ ना मुसलमानों को पसंद थी, अब डेफिनेटली नॉट मुसलमानों को खास तौर पे, और जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो भी नहीं चाहते थे कि बादशाह के आगे से बीबी कर दिए, सजदा कर रहे हैं इसको, जैसे वो कोई खुदा न खास्ता कोई कौन है। तो इस तरह की जो फजूल चीज़ें अकबर के दिमाग में आनी शुरू हो गई उसके आखिरी 10 सालों में उसकी लाइफ के, तो जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। ओके, लेकिन अगर आप बाद के जो हिस्टोरियन आए हैं बाद में, उन्होंने कहा कि ये अकबर की बहुत ज़बरदस्त एक सेकुलर पॉलिसी थी, जिसकी वजह से वो देखे हुआ क्या कि सारा मुल्क जो था हिंदुस्तान पूरा वो इकट्ठा होकर रह रहा था, पीसफुली रह रहा था। ओके, लेकिन व्यूअर्स ये सिर्फ सरफेस के ऊपर था। ओके, जैसा कि हम अगली वीडियोस में देखेंगे चल के कि इसका रिजल्ट क्या निकला। ओके, अकबर को शायद स्टेबिलिटी थोड़ी सी मिल गई इस चीज़ से, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान था। ओके, तो ये जो दीन इलाही था, इट वाज ये इसकी कामयाबी की कोई शक्ल नहीं थी, इसने फेल ही होना था डेफिनेटली। कि इस तरह थोड़ी आप कोई नया दीन बना सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, इस्लाम मुमकिन नहीं है ये, राइट। तो वो फेल ही होना था। और तो लेकिन ये शो करता है आपको अकबर की दिमागी हालत उस वक्त। व्यूअर्स, आपको मैंने बताया था पहले कि अकबर के बेटे और भी थे, तो दानियाल और मुराद, लेकिन वो इतनी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी कि वो जवानी में मर गए, 25, 26, 30 साल की उम्र में। आप बुक्स में पढ़ेंगे इतने कि वो जवानी में मर गए, लेकिन क्यों मर गए, किस तरह मरे, आई मीन इस तरह मरे शराब नोशी की वजह से। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे वो, शराब सारा दिन शराब पीते रहते थे, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या निकला, लीवर ख़त्म हो गया, लीवर सरोसिस हो गया, तो डेथ हो गई दोनों की। तो व्यूअर्स अगेन वही क्वेश्चन मेरा है कि ये इतने बड़े बादशाह थे, अपनी औलाद को ये क्या ट्रेनिंग देते थे, किस तरह ये अपनी औलाद को रेस करते थे, ये है क्वेश्चन दोबारा फिर, जो मैंने अपनी शुरू की वीडियोज़ के अंदर ही बताया था कि अल्तुमश के जो बच्चे थे वो क्या थे, उनकी क्या तरबियत की थी उन्होंने। तो अगेन अकबर जो कि दुआएं मांगते दंगी पैर जा रहा था सलीम चिश्ती के पास औलाद के लिए, जब अल्लाह ताला ने जब औलाद दी तो क्या ट्रेनिंग उसने की उसकी, उनकी दो बेटे जवानी में, मुराद और दानियाल, शराब पी पी के ख़त्म हो गए, और जंगीर जो था वो वही बचा। लेकिन हम जिसका जिक्र अगली वीडियो में करेंगे, जंगीर जो था ये भी कोई पायस नहीं था बंदा कि दोनों भाई तो शराब पी के मर गए तो ये तो शराब के पास नहीं जाता था, नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा शराब पीता था जहांगीर भी, जिसका हम जिक्र करेंगे आगे चलकर में। तो ये ना समझे कि ये ऐसी बात नहीं थी। तो बहरहाल अकबर की हम बात कर रहे हैं, तो अकबर ओवरऑल सक्सेसफुल इसको बादशाह कहते हैं। नाउ व्यूअर्स, आपने ये भी सुना होगा कि अकबर द ग्रेट, मुगल आजम, राइट, ये टाइटल अकबर को बाद में मिले बाय हिस्टोरियंस, लॉट ऑफ यूरोपियन हिस्टोरियंस जो ब्रिटिश थे उस जमाने में बाद में आए, उन्होंने दिया काज को। लॉट ऑफ हिंदू जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने अकबर आजम, अकबर द ग्रेट। वो अकबर द ग्रेट इसलिए इसको कहते हैं
कि उसने वो जो दीन इलाही बनाया, उसने कहा जी कि जजिया माफ़ कर दिया, गाय ज़बह करनी बंद कर दी, उसने हिंदू राजपूतों के साथ सुलह की, शादी की, ये सारी कंसोलिडेशन की, उसके बेस पे उसको कहते थे कि ही वाज सच ए ग्रेट एम्परर। लेकिन व्यूज़ मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि क्या वो वाकई ग्रेट था अकबर, कि या ओवर इन्फ्लेट किया हुआ इसको। ओके, आप ये ना समझे कि अकबर ने जो जंगें की उसमें कोई जुल्म, कोई ज्यादती, कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। कई जो राजपूतों के साथ कुछ जंगें भी उसकी हैं, उस जंगों का अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो आप हैरान होंगे किस तरह कत्लो-गारत हुआ उन जंगों में, कितने बंदे मारे गए। ओके, पुश्तूनों के खिलाफ जो है जंग की सरहद के उधर काबल की तरफ, उसमें कितने बेशुमार अफगानी जो कबीले थे तबाह कर दिए इसने, मुगल फौज ने। तो ये बात नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा बस पीसफुल था, राजपूतों को साथ लेके चल रहा था, एक पॉपुलेशन को खुश करने कर रहा था, दूसरी पॉपुलेशन को खुश नहीं कर रहा था, ऐसी बात नहीं है। जंगें भी की इसने, गुजरात की तरफ जो चांद बीबी है उसका जिक्र भी हम करेंगे किसी वक्त, कई जगहों पे एक्सपैंड कर रहा था। तो वो एक्सपैंड क्या कर रहा था कि बस वो चहलकदमी कर रहा था? नहीं, जंग होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, कत्ल खून होता था। तो ये सब चीज़ें चल रही थी साथ साथ, लेकिन आपको ये दिखाएंगे कि अकबर आजम, अकबर ग्रेट। ओके, तो अकबर इस तरह 49-50 ईयर्स इसने हुकूमत की। इतनी लंबी हुकूमत कैसे की? क्योंकि जब ये बादशाह बना 12 साल का था ही छोटा, ठीक है ना, इसलिए। तो व्यूअर्स 1605 अक्टूबर 1605 में अकबर बिकेम वेरी सिक, क्योंकि इसके जो बेटा था दानियाल था, जो कि उसी साल शुरू में शराब पी पी के उसकी डेथ हो गई। और एक साल पहले 1604 में अकबर की अपनी माँ हमीदा बानो बेगम, जो हुमायूं की बीवी थी, उसकी भी डेथ हो जाती है 1604 में। अक्टूबर 1605 आते आते अकबर की हालत अपनी ख़राब होगी। वो कोई, उसकी एज थी 67 उस वक्त, अकबर की 67 साल उम्र थी उसकी। तो उसको डायसेंट्री हो गई बीमारी इसको, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। तो जो उस ज़माने में जो ट्रीटमेंट था वो किया, लेकिन नहीं हुआ। तो अकबर इवेंचुअली डाइस, वो ना अक्टूबर 1605 में उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह जब अकबर मरता है तो उसका बेटा जो सलीम जो है वो बादशाह, अगला चौथा मुगल एम्परर बन जाता है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे जहांगीर के हालात, कि जहांगीर साहब कौन थे, इन्होंने क्या कारनामे किए। ठीक है, तो व्यूअर्स, क्योंकि ये अकबर के ऊपर मोस्टली ये वीडियो है मेरा पार्ट 10, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये पार्ट 10 है, लेकिन इसको मुझे इसके 2 हिस्से करने पड़े हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 10 के अंडर, राइट। तो जिसकी वजह से, क्योंकि अकबर के हालात काफ़ी लंबे चौड़े थे, तो मुझे ये 2 वीडियो इसको स्प्लिट करना पड़ा है अकबर के ऊपर, ताकि मैं बता सकूँ कि अकबर के हालात क्या थे, अकबर ने क्या क्या कारनामे किए, और किस तरह इसने इसको टाइटल मिला अकबर आजम का, मुगल आजम का। क्या ये टाइटल डिजर्व करता है या नहीं करता, ये आप व्यूअर्स हैं, आप मुझे बताएं अपनी कमेंट्स देके। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको इसके अंदर। तो आपने प्लीज़ मुझे कमेंट दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो हम इंशाल्लाह करेंगे पार्ट 11, जहांगीर सलीम से शुरू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड गुड नाइट इन पाकिस्तान जिंदाबाद।